हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस। अब मुझे पता है आपके मन में सवाल आए हैं, फैक्शंस क्या है, टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट क्या है। मतलब इस टॉपिक का कोई सर पैर ही नहीं मिल पा रहा है, सर कैसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखो, अपने आप कनेक्ट होगा। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा? तो पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि कांग्रेस वाज अ ग्रैंड कोलिजन ऑफ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो वो जो अलग अलग सोशल ग्रुप, अलग अलग आइडियोलॉजिकल ग्रुप थे, वो सब एक साथ एक ही छतरी के नीचे थे, नाम था कांग्रेस। ठीक, तो अब वो जो कोलिजन लाइक कैरेक्टर था ना कांग्रेस का, तो दिस कोलिजन लाइक कैरेक्टर ऑफ कांग्रेस गेव इट एन अनयूजुअल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो उससे क्या है, कांग्रेस बहुत मजबूत हो गई है। कैसे? मतलब मजबूत थी, कैसे बहुत मजबूत थी वो समझते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज तो कोलिजन अकोमोडेट्स ऑल दोस हु जॉइंस इट। अब कोलिजन मतलब क्या होता है कि आप जब एक गठबंधन बना रहे हो, तो भैया आप भी हमारे साथ, आप भी हमारे साथ, तो हम सब मिलके जब एक कोलिजन बनाते हैं ना, तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि हम सब मिलके आपस में एक दूसरे के इंटरेस्ट के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तभी साथ में हैं हम। तो देयरफॉर इट हैज टू अवॉइड एनी एक्सट्रीम पोजीशन एंड स्ट्राइक अ बैलेंस ऑन ऑलमोस्ट ऑल इश्यूज। देखो, इस पॉइंट को अगर आपने समझ लिया ना, तो आपको पूरी कोलिजन पॉलिटिक्स समझ में आ जाएगी। क्या होता है कि जब एक कोलिजन बनाया जाता है, ठीक है, एक कोलिजन जब बनाया जाता है, जब गठबंधन बनता है, सभी लोग साथ में आते हैं ना, सभी लोग साथ में आते हैं, तो क्या होता है, सभी लोग साथ में जो आ रहे हैं, तो सब अपने अपने इंटरेस्ट साथ में लेके आ रहे हैं। अब मान लो कि अगर ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्से का एक्सट्रीम पार्ट क्या है? एक्सट्रीम पार्ट ये, जैसे मान लो कि कोई कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट लीडर अगर कोलिजन का पार्ट बन रहा है, तो उसका एक्सट्रीम क्या होगा कि नहीं, सारा सब कुछ लैंड रिफॉर्म कर दो, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं उनसे पूरी जमीन छुड़ा लो। लेकिन अब वो जब कोलिजन में आएगा, और कोलिजन में क्या रहेंगे, लैंडलॉर्ड्स भी रहेंगे, तो लैंडलॉर्ड्स क्या बोलेंगे कि ऐसे इतना एक्सट्रीम थोड़ी होगा, हाँ वर्कर्स को लैंड देना चाहिए, तो वो हम क्या करते हैं, कुछ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की अरेंजमेंट करेंगे। तो उस तरह से कांग्रेस जब क्या बनता है, कोलिजन बनता है, तो कोलिजन में क्या होता है, वो ये कोशिश करेगा, इट विल ट्राई टू अकोमोडेट ऑल दोस हु जॉइंस इट। और जब सबको अकोमोडेट करने की बात की जाएगी ना, तो किसी के मनमानी नहीं चलेगी। ठीक है, जो जेन्युइन होगा वो माना जाएगा, उसका जो जेन्युइन नहीं होगा वो नहीं माना जाएगा, दूसरे का भी जो जेन्युइन होगा वो माना जाएगा, जो जेन्युइन नहीं होगा वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि जब एक कोलिजन बनता है, तो इट हैज टू अवॉइड एनी एक्सट्रीम पोजीशंस। ठीक है, तो अब कांग्रेस को जैसे अगर आप देखोगे ना, देखो बहुत इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं। हम देखते हैं तो हम पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसे लेबल कर देते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी तो लेफ्टिस्ट है, ये पॉलिटिकल पार्टी तो राइटिस्ट है। कांग्रेस के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है पता है? सेंट्रिस्ट। मतलब वो किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं जा रही है, वो सबके बारे में सोच रही है। जो सबका साथ है ना, ये वाला नारा कांग्रेस के लिए होना चाहिए। आगे समझ में? तो यहां पे आपको इस चीज को ध्यान रखना, देयरफॉर इट हैज टू अवॉइड एन एक्सट्रीम पोजीशन एंड स्ट्राइक अ बैलेंस ऑन ऑलमोस्ट ऑल इश्यूज। और इससे हुआ क्या, जब हर इशू पे कांग्रेस ने बैलेंस स्ट्राइक करके रखा था। ठीक है, जब वन पार्टी डोमिनेंस की बात कर रहे हैं हम, वो जो टाइम पीरियड रहा है, जो इनिशियल कांग्रेस थी, जब हर मुद्दे पे कांग्रेस में क्या थे, हर मुद्दे पे कंसेंसस थे। ठीक है, हर इंटरेस्ट का इंसान जो था कांग्रेस का पार्ट था, ऑल इंक्लूसिव थी नेचर में। तो उसके चलते होता क्या था, दिस स्ट्रेटेजी पुट द अपोजिशन इन डिफिकल्टी। अपोजिशन डिफिकल्टी में आ जाता था, मतलब वो सोचता था मेरा होना ना होना है, मतलब मैं हाँ बोलूंगा तो भी गया, ना बोलूंगा तो भी गया। तो अपोजिशन प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता था, क्योंकि अपोजिशन जिस भी मुद्दे को उठाएगा वो ऑलरेडी क्या होता था, कांग्रेस में इंक्लूसिव होता था। तो दिस स्ट्रेटेजी पुट द अपोजिशन इन डिफिकल्टी। ठीक है, एनीथिंग दैट द अपोजिशन वांटेड टू से वुड आल्सो फाइंड अ प्लेस इन प्रोग्राम एंड आइडियोलॉजी ऑफ द कांग्रेस। तो कांग्रेस के आइडियोलॉजी को अगर आप समझोगे, उस समय पे ऐसा इंक्लूसिव नेचर था कि कांग्रेस ने अपने आप में क्या करके रखा था, हर चीज को समाये रखा था। तो कोई अपोजिशन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता था। आगे समझ, मतलब अपोजिशन के लिए कोई रूम ही नहीं था, एक ही रूम होता था, कोई कंप्लेंट है तो आओ कंप्लेंट सेल में, उस तरह से। तो क्या होता है, प्रैक्टिकली स्ट्रेंथ कांग्रेस को इससे मिली कि कांग्रेस जो है उसने सबको जब अकोमोडेट किया था, तो उससे अपोजिशन जो रहता तो उसके पास में कोई एजेंडा नहीं रह जाता। सिंपल सी चीज है। आज अगर कांग्रेस मान लो, जिससे क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आज की पॉलिटिक्स में समझा रहा हूं, आज कांग्रेस सिर्फ अगर माइनॉरिटीज की पॉलिटिक्स करेगी, तो अपोजिशन को क्या है, अपोजिशन को पता है कि वो मेजोरिटीज की पॉलिटिक्स कर सकता है। आगे समझ में? और इसके लिए दोनों के अलग अलग स्टैंड हो गए। लेकिन उस समय पे आप देखोगे तो कांग्रेस ने कोई एक्सट्रीम स्टैंड ही नहीं लिया। तो उस कारण से क्या है कि ऑल अकोमोडेटिव थी, ऑल अकोमोडेटिव होने के कारण अपोजिशन एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, अपोजिशन के पास एजेंडा क्या रह जाएगा, ये एक कारण था। और अब आप समझ पाए होंगे कि किस तरह से कांग्रेस का जो नेचर है, नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस को ही समझ रहे हैं हम ब्रॉड हेडिंग में। तो नेचर जो था कांग्रेस डोमिनेंस का, तो उसमें टॉलरेंस का जो उन्होंने, टॉलरेंस और अकोमोडेशन का जो उन्होंने एजेंडा अपनाया था, वो उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा था। वो कांग्रेस डोमिनेंस का नेचर था। ठीक, फिर क्या होता है, इन अ पार्टी दैट हैज द नेचर ऑफ कोलिजन देयर इज ग्रेटर टॉलरेंस ऑफ इंटरनल डिफरेंसेस
and ambitions on various groups and leaders are accommodated। तो अब क्या हो रहा है कि एक पार्टी जिसका नेचर ही कोलिजिव है, मतलब कोलिजन लाइक कैरेक्टर आपको देखने को मिल रहा है, सोशल और आइडियोलॉजिकल कोलिजन देखने को मिल रहा है, तो वो क्या करेगी, जो इंटरनल डिफरेंसेस उनको टॉलरेट करेगी। ठीक है, देखो पार्टी टूट नहीं जाएगी अगर ऐसे में, अगर मान लो कि पार्टी बोल देगी नहीं हम इस सेक्शन की बात ही नहीं मानेंगे, तो वो सेक्शन बाहर निकल जाएगा। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी क्योंकि इंक्लूसिव थी नेचर में, ठीक है, कोलिजन लाइक कैरेक्टर जो था उसका, उससे उसने क्या करके रखा, उससे उसने सारे ग्रुप्स को बांधे रखा। ठीक है, तो कांग्रेस डिड बोथ दीज थिंग्स ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल एंड कंटिन्यू डूइंग इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो इसका इंपैक्ट क्या हो ये भी समझो, देखो समझ में आ रहा है ना कि कांग्रेस ने जब अपने अलग अलग ग्रुप्स को बांधे रखा, सारे ग्रुप्स को अपने अंदर अकोमोडेट करके रखा, तो उसका इंपैक्ट ये हुआ, दैट इज व्हाई इवन इफ अ ग्रुप वाज नॉट हैप्पी विद द पोजीशन ऑफ पार्टी और विद इट्स शेयर ऑफ पावर, इट वुड रिमेन इनसाइड द पार्टी। ठीक है, तो अगर कोई खुश नहीं भी है तो भी वो पार्टी के अंदर ही रहेगा। समझना इस चीज को, क्या हो रहा है कि वो इंटरनल डिफरेंसेस को टॉलरेट करेगी। अच्छा आपको आप नाराज हो, कोई बात नहीं, हम आपके साथ बैठ जाएंगे, लेकिन पार्टी छोड़ के जाना उसके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि उसे पता है कि और कहीं मेरी कुछ चलनी भी नहीं है, आज मेरी बात नहीं मान रहे, कल को शायद मानेंगे। आगे समझ में, तो उस तरह से दैट इज व्हाई इवन इफ अ ग्रुप वाज नॉट हैप्पी विद द पोजीशन ऑफ द पार्टी और विद द शेयर ऑफ पावर, it would remain inside the party and fight with the other groups rather than leaving the party and becoming an opposition। ठीक है, fight with the other groups इसका मतलब ये नहीं कि कुर्सियां चल जाएगी एक दूसरे के ऊपर आज की तरह, नहीं, इसका मतलब यह है क्योंकि उनको पता है कि उनकी पार्टी का नेचर क्या है, बहुत टॉलरेट करती है पार्टी, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मेरी बात नहीं मानी जा रही है तो मैं पार्टी के अंदर ही रह के बात मनवाऊं, क्यों, क्योंकि मानेंगे मेरी बात। ठीक है, तो इंटरनल डिफरेंसेस जो है, इंटरनल डिफरेंसेस को खत्म किया जा सकता है पार्टी के अंदर रह के ही, तो उस समय पे कोई अपोजिशन में जाता नहीं था, और ये कारण था। देखो इसको बहुत अच्छे से समझना, एक चीज बताता हूं मैं आपको, जवाहरलाल नेहरू और बी आर अंबेडकर जो है अपोजिट स्टैंड था। ठीक है, अपोजिट स्टैंड, अलग अलग पार्टी, लेकिन उसके बावजूद भी क्या, जवाहरलाल नेहरू ने बी आर अंबेडकर को लॉ मिनिस्टर का क्या दिया, पोजीशन दिया। कारण वो था कि वो इंक्लूसिव नेचर रखना चाहते थे। ठीक है, उन्हें पता था कि चलो पार्टी अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, इनका पार्टी में आना, गवर्नमेंट में आना क्या रहेगा, फायदे का सौदा रहेगा। फायदे का सौदा इन द सेंस कि वो एक मतलब जिस सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस सेक्शन की बात को हम क्या कर सकते हैं, इंक्लूसिव बना सकते हैं। तो इस तरह से अपोजिशन क्या है, अपोजिशन टेक्निकल मतलब प्रैक्टिकली अगर देखोगे तो अपोजिशन एग्जिस्ट ही नहीं करता था कांग्रेस के टाइम में। कांग्रेस पार्टी के अंदर ही इतना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू के लोग थे कि वो आपस में अपनी बातों को मनवाने के लिए लड़ते रहते थे, मतलब आर्ग्यूमेंट करते थे। ठीक है, मैनेजमेंट होता था, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे, लेकिन दोस डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस वर मैनेज्ड, those difference of opinions were tolerated। आगे समझ में, वो कहानी रहती थी। चलो, तो these groups inside the party are called factions, और आपको समझ में आई गया होगा कि अब factions है क्या। तो किस तरह से कांग्रेस का जो नेचर ऑफ डोमिनेंस था उसमें टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। अब टॉपिक क्लियर हो गया ना कि जो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू वाले, अलग अलग आइडियोलॉजी वाले, अलग अलग इंटरेस्ट वाले जो ग्रुप्स थे वो कांग्रेस के अंदर ही थे, और वो कांग्रेस के अंदर इसलिए थे क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें टॉलरेट किया जा सकता है, उनकी बात मानी जा सकती है, वो अपनी बात मनवा सकते हैं, उनके आइडियाज को मैनेज किया जा सकता था। सो दिस एडेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ कांग्रेस, दिस एडेड टू द कांग्रेस डोमिनेंस। जो कांग्रेस की डोमिनेंस बनी थी उसमें इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा कि टॉलरेंस होगा, मैनेजमेंट होगा ऑफ डिफरेंट फैक्शंस ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आगे समझ में, तो द कोलिजन नेचर ऑफ कांग्रेस पार्टी टॉलरेटेड एंड इनफैक्ट एनकरेज वेरियस फैक्शंस। ठीक है, तो कोलिजन नेचर जो था तो वो टॉलरेट भी करता था फैक्शंस को, और उल्टा एनकरेज करता था कि हाँ पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होना चाहिए। अगर मेरा मानना यह है कि डोमिनियन स्टेटस से काम चल जाएगा और आपका मानना है कि पूर्ण स्वराज से काम चलेगा, तो आप भी कांग्रेस के अंदर आओ और आप ये प्रूव करो कि क्यों पूर्ण स्वराज चाहिए, और ये होता भी था कांग्रेस में। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग वीकनेस इंटरनल फैक्शनलिज्म बिकम ए स्ट्रेंथ ऑफ कांग्रेस। ठीक है, तो ये कमजोरी नहीं बनी। देखो आज क्या होता है, आज अगर आपको समझाएं कि एक सेक्शन कुछ और सोचता है, दूसरा सेक्शन कुछ और सोचता है। ठीक है, तो ये अलग अलग फैक्शंस हो गए, और वो अलग अलग फैक्शंस क्या होते हैं कि अलग अलग फैक्शंस हैं, तो उन्हें पता है कि अगर मेरी यहां नहीं चलेगी तो मैं अपना एक अलग क्या कर लूंगा, पार्टी बना लूंगा, और अलग पार्टी बना लूंगा तो उससे क्या होगा, अलग पार्टी बनाने से मुझे यह फायदा मिलेगा कि अगर मैं सही हूं तो मेरा सपोर्ट बढ़ेगा। लेकिन कांग्रेस डोमिनेंस वाले टाइम पीरियड में क्या था कि कांग्रेस का पार्टी का नेचर ऐसा था, अच्छा आपका पॉइंट अलग है, आपका पॉइंट अलग है, दोनों आओ, दोनों अपने पॉइंट को प्रूव करो, जो सही रहेगा हम उसको अडॉप्ट करेंगे। आगे समझ में, तो रिजिडिटी नहीं थी, फ्लेक्सिबिलिटी थी कांग्रेस में। ठीक, और देखो इसको थोड़ा सा एक लेवल ऊपर करता हूं मैं, कनेक्ट करना, क्योंकि ये आपको क्या है आगे के चैप्टर समझने में मदद करेगा। 1967 के बाद में कांग्रेस का जो ब्रेकडाउन होता है ना, तो उसके पीछे का कारण यही है कि इंदिरा गांधी के अंडर में 1967 के बाद से जैसे जब कांग्रेस आती है, तो इंदिरा गांधी के अंदर में कांग्रेस जब आती है ना, तो
कांग्रेस में क्या है, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी थी ना कांग्रेस की, जो जवाहरलाल नेहरू के अंडर में थी, लाल बहादुर शास्त्री के अंडर में थी, वो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। आगे समझ में, कांग्रेस रिजिड हो जाती है, डिक्टेटरशिप टाइप ऑफ गवर्नमेंट आने लगती है कांग्रेस में। और उसी के चलते क्या है, उसी के चलते जो अलग अलग फैक्शंस थे, जो पहले इंक्लूसिव नेचर के कारण कांग्रेस में जुड़े हुए थे, वो भागने लगते हैं 1967 के बाद में। 1967 के बाद अगर ब्रेकडाउन होता है कांग्रेस का, तो उसके पीछे का कारण ये है कि कांग्रेस का जो नेचर था, वो नेचर कांग्रेस ने बदल लिया। समझ में आया? इस तरह से कनेक्ट करना चीजों को, अभी आगे और पढ़ोगे तो अपने आप कनेक्टिविटी डेवलप होगी। तो सिंस देयर वाज रूम विद इन द पार्टी फॉर वेरियस फैक्शंस टू फाइट, ठीक है, फाइट विद ईच अदर, इट मेंट दैट लीडर्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट इंटरेस्ट एंड आइडियोलॉजीज रिमेन विद इन द कांग्रेस रेदर देन गो आउट एंड फॉर्म अ न्यू पार्टी। कनेक्ट कर पाए हो ना? तो जब वहां पे रूम था कि भैया हम आपके कह सकते हैं समस्याओं को सुलझाया जा सकता, तो कोई भी लीडर जो वो बाहर क्यों जाएगा, उससे तो ये पता है ना मेरी बात मनवाई जा सकती है। तो यहां पे जिस अगर आप देखेंगे तो इसका हिस्टोरिकल एग्जाम्पल उठा के देखें तो जवाहरलाल नेहरू का क्या कहना था 1929 में कि पूर्ण स्वराज लेंगे हम तो, ठीक है, और जो पुराने लीडर्स थे उनका कहना था डोमिनियन स्टेटस लेंगे। लेकिन अब दोनों जो अलग अलग थे, अब दोनों ऐसा थोड़ी ना लड़ गए, अलग हो गए कि नहीं तुम तो पूर्ण स्वराज चाह रहे हो, हम डोमिनियन स्टेटस चाह रहे हैं, अलग। दोनों ने एक दूसरे को परसुएट करने की कोशिश करी, दोनों उसी छतरी के नीचे रहे कांग्रेस की, और जो इंटरेस्ट सही रहेगा, मतलब जैसे पूर्ण स्वराज के लिए फिर सपोर्ट क्या है, जनता को भी पसंद आया, कांग्रेस लीडर में उसकी सपोर्टर जो है पूर्ण स्वराज के बढ़ते चले गए, तो पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन जो है वो पास हुआ। आगे समझ में, ये ऐसी कहानी होती है कि इंक्लूसिव नेचर के कारण वो जो कोलिजन लाइक स्ट्रक्चर था, उसके कारण क्या है कि डिफरेंट फैक्शन जो वो अकोमोडेट किए जा सकते थे। अब सवाल ये आता है कि फैक्शन जो है सर सही है गलत है, तो सही है, ठीक है, मतलब वो तो सिर्फ पूछने के लिए क्वेश्चन डाला है, फैक्शन सही है, क्यों सही है? तो मोस्ट ऑफ द स्टेट यूनिट्स ऑफ कांग्रेस वर मेड अप ऑफ न्यूमरस फैक्शंस। और जो स्टेट यूनिट थे, स्टेट यूनिट ऑफ कांग्रेस मतलब क्या है? स्टेट यूनिट ऑफ कांग्रेस जैसे आप देखेंगे तो के कामराजन, ठीक है, के कामराज तमिलनाडु के हो गए, निजलिंगप्पा, एस निजलिंगप्पा जो है कर्नाटक के उस समय पे चीफ मिनिस्टर। तो ये कांग्रेस के जो स्टेट यूनिट्स थे ना, दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट फैक्शंस, अलग अलग डिफरेंट फैक्शंस थे। तो अच्छा, तमिलनाडु में तमिल स्पीकर जो है, तमिल नेशनलिस्ट वगैरह, उन सबको क्या मिला के एक तरह से वहां का जो कांग्रेस ग्रुप बना है, स्टेट यूनिट बना है तमिलनाडु का। अब वो तमिलनाडु का जो स्टेट यूनिट है, तो उसमें भी अलग अलग विचारधारा वाले लोग हैं। इसी के चलते क्या होता है कि वो अकोमोडेटिव नेचर जो है आपको नेशनल लेवल पे देखने को मिल रहा है, उसको सपोर्ट कौन कर रहा है कि स्टेट लेवल पे आपके अलग अलग यूनिट्स है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की जो बात करी ना कि कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन तरह से फैला हुआ था, ठीक है। तो द फैक्शन टुक डिफरेंट आइडियोलॉजिकल पोजीशंस मेकिंग द कांग्रेस अपीयर एज ए ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्टी। और मैंने वही बताया कि जब अलग अलग फैक्शन आपकी पार्टी के अंदर ही है, तो उससे आपकी पार्टी कैसे दिखेगी? ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्टी दिखेगी। मतलब ऐसा दिखेगा कि हाँ, आप जो बोलोगे वो कांग्रेस में है। आगे समझ में? जैसे अगर हम आज की बात करें कि आज पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, तो आज पॉलिटिकल पार्टीज को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वैसे आप देखा जाए ना, तो अब पॉलिटिकल पार्टीज आइडियोलॉजी के बेसिस पे चुनाव नहीं लड़ती, आज तो सब सीट के भूखे हैं। सीट के भूखे ऐसे हैं कि अब जैसे आप देखोगे ना, तो अब महाराष्ट्र में जो कोलिजन बना है शिवसेना और किसके बीच में बन गया? कांग्रेस के बीच में, जो एक समय पे आइडियोलॉजिकली एकदम अपोजिट पोल्स थे, वो साथ में आ गए। दिल्ली चुनाव के टाइम पीरियड में क्या था कि अरविंद केजरीवाल वाज ट्राइंग टू हैव कोलिजन विद कांग्रेस, ठीक है, और उन्होंने अपनी जो पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट करी थी वो कांग्रेस के अगेंस्ट में स्टार्ट करी थी। तो इस तरह से अब तो क्या आइडियोलॉजिकल पंचर हो गई सारी पार्टीज, ठीक है। किसी भी पार्टी को उठा के देख लो, एक दो पार्टी को पॉइंट आउट नहीं करेंगे, सभी पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन उस समय पे क्या है, उस समय पे आइडियोलॉजीज का बड़ा खेल होता था। तो जैसे मान लो कि कोई कम्युनिस्ट है, ठीक है, तो कोई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है, तो वो क्या करेगी? कांग्रेस को अपोज करेगी। लेकिन कांग्रेस ये बोलेगी हमारे खुद के पास कम्युनिस्ट लीडर है, ठीक है, हम भी रिफॉर्म की बात करते हैं। कैसे? तो आप देखोगे तो सोशलिस्ट पार्टी जो कांग्रेस के अंदर थी एक समय तक, ठीक है, तो वो क्या है, वो ये दर्शाती कि हाँ, हमारा भी एक ट्रेंड जो है थोड़ा सा कम्युनिस्ट की तरह है, हम भी लैंड रिफॉर्म में बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि ये जो अलग अलग फैक्शंस थे, अलग अलग आइडियोलॉजिकल कोलिजन जो था ना, वो कांग्रेस को एक ग्रैंड कोलिजन, एक ग्रैंड सेंट्रिस्ट कोलिजन दर्शाती थी, और जिसके चलते उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी, सपोर्ट बेस बड़ा था। इट इज हेल्पफुल इन काउंटरिंग अदर पार्टीज। और जो अपोजिशन था, तो अपोजिशन इसी चीज का सर खुजाते रहता था कि यार हम जो बोलेंगे वो तो कांग्रेस में है, तो हम एजेंडा क्या रखें हमारा चुनाव का, ठीक है। तो अदर पार्टीज प्राइमरली अटेम्प्टेड टू इन्फ्लुएंस दीज फैक्शंस एंड देयरबाय इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड पॉलिसीज एंड डिसीजंस मेकिंग फ्रॉम द मार्जिन। तो अदर पार्टीज जो होती थी, उनका कोई ठोस प्रभाव नहीं पड़ता था कांग्रेस की डोमिनेंस के ऊपर, वो सिर्फ क्या है, मार्जिन से ही अपना काम किया करती थी। द सिस्टम ऑफ फैक्शन फंक्शनड एज बैलेंसिंग मैकेनिज्म विद इन द रूलिंग पार्टी, ठीक है। तो जो रूलिंग पार्टी थी, और अब देखो क्या हो रहा है ना कि अलग अलग फैक्शन जो थे, तो अब क्या होता था कि कांग्रेस अगर कहीं पे गलत होती थी, तो
पार्टी के अंदर ही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो होता था वो काउंटर करता था पार्टी के उस एक्शन को। तो इसके चलते क्या होता था, पॉलिटिकल कंपटीशन देयरफॉर टुक प्लेस विद इन द कांग्रेस। ठीक है, तो अलग अलग आइडियोलॉजी के अलग अलग फैक्शन जो जब पार्टी के अंदर ही थे, तो पॉलिटिकल कंपटीशन बाहर से कोई दे ना दे, पार्टी के अंदर ही लोग सुधार करते रहते थे, ये सही है ये गलत है, तो पार्टी के मेंबर्स ही आपस में डिसाइड कर लेते थे। ठीक है, एंड दिस इज द वंडरफुल लाइन। इन दैट सेंस, in the first decade of electoral competition, the Congress acted both as ruling party as well as opposition। मतलब कांग्रेस खुद ही अपोजिशन है, खुद ही रूलिंग है। जो हमने स्टार्टिंग के कार्टून के साथ स्टार्ट किया था कि जवाहरलाल नेहरू ही भाग रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू ही खींच रहे हैं। ठीक है, जो हमने शंकर का वो जो कार्टून देखा था स्टार्टिंग में, तो आगे समझ में तो उस तरह से क्या है कि जो पहला डीके रहा है, जो एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस रहा है, तो वो वन पार्टी डोमिनेंस को इसीलिए कहा गया है कि रूलिंग पार्टी भी कांग्रेस ही, अपोजिशन भी कांग्रेस ही, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए। और इसी सेंस में स्कॉलर्स जो हैं, जैसे रजनी कोठारी ये टर्म कॉइन करते हैं कि जो वन पार्टी डोमिनेंस रहा है उसे कांग्रेस सिस्टम कहा है, कि उस समय जो पूरा का पूरा सिस्टम रहा है 3 चुनावों तक, वो कांग्रेस सिस्टम रहा है। आया समझ में? तो ये थी प्यारी सी मतलब पूरी की पूरी जर्नी हमारी, अभी खत्म नहीं हुई है, चिंता मत करो। ठीक है, ये जर्नी किस चीज की थी, तो ये दर्शाती है कि कांग्रेस का डोमिनेंस जो था क्या था, किस तरह का नेचर था उसका। ठीक है, आइडियोलॉजिकल सोशल कोलिजन कैसा था। ठीक है, टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शन जो है वो किस तरह से कांग्रेस की डोमिनेंस को स्टैब्लिश करने में मदद करता है। तो इन सारी चीजों को हमने डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, तो देखो इसका मतलब क्या है कि सर अपोजिशन था ही नहीं। देखो अपोजिशन था लेकिन पावर में नहीं था, तो इमरजेंस ऑफ अपोजिशन जो है ना, वो एक टॉपिक जो है आपका लास्ट, उसे डिस्कस करेंगे और फिर अपोजिशन पार्टीज जो है वो भी पढ़ लेंगे हम। ठीक है, तो इमरजेंस ऑफ अपोजिशन जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आशा करते हैं यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आई है। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से क्लास किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, वीडियो, सारा सब कुछ सिस्टमैटिक वे में अवेलेबल है। ये सारे वीडियो लेक्चर्स आप YouTube पर देख सकते हैं और साथ ही साथ वेबसाइट पर भी। वेबसाइट पर आपको सारा सब कुछ अरेंज्ड होगा। करना क्या है, सिर्फ गूगल पर सर्च करना है magnetbrains.com, आपके सामने वेबसाइट खुलेगी। वेबसाइट पर क्लिक करोगे तो इस तरह से कुछ इंटरफेस आएगा। ठीक है, अब इसमें सारी क्लासेस हैं, आप जिस भी क्लास में पढ़ना चाहते हो क्लास को सेलेक्ट करो। क्लास सेलेक्ट करते से आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। फाइन, तो आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हो सब्जेक्ट को सेलेक्ट करो। सब्जेक्ट सेलेक्ट करते से उस सब्जेक्ट के चैप्टर, टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, और आपको जो टॉपिक देखना है, जो चैप्टर देखना है, उस पर क्लिक करो। घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट करो। ये किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के लिए इसी तरह से अवेलेबल है। जी हाँ, तो अपने जूनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।